बहुत मेहनत लगी है एंड डे इन एंड डे आउट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। लास्ट ईयर मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो उस समय आई थिंक 20 डेज तक यही फेज चला था कि क्यों स्टार्ट कर दिया, इससे अच्छा कुछ और कर लेते। यूपीएससी पेशेंस बहुत ज़्यादा डिमांड करता है हर स्टेज में, चाहे प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, आपको पेशेंस नहीं खोना है। देश की सबसे कठिन मानी जाने वाली सिविल सर्विसेज की परीक्षा में देश की बेटियों ने बड़ा कमाल किया है। टॉप 4 रैंक पर बेटियों ने परचम लहराया। इशिता किशोर नंबर 1, गरिमा लोहिया दूसरे नंबर पर, उमा हरथी तीसरे पर और स्मृति मिश्रा चौथी टॉपर बनी हैं। पहली टॉपर इशिता किशोर ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए इशिता की कामयाबी की पूरी कहानी। यूपीएससी के नतीजे जारी हो गए हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ऑल इंडिया रैंक 1 इशिता किशोर और उनकी मदर भी हमारे साथ मौजूद है। आइए एक एक करके बात करते हैं। पूरा इंटरव्यू शुरू करें उससे पहले हम लोग आप दोनों को बधाई देना चाहेंगे। इशिता, आपसे पहले क्या बधाई की पात्र आपकी मदर है, तो उनको सबसे बड़ी बधाई। आप क्या कहेंगी मैम? मैं क्या कहूँगी, इससे बड़ी मैं इससे ज़्यादा कुछ विश नहीं कर सकती हूँ एंड इट्स जस्ट अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। थैंक यू। माँ का सपना पूरा कर दिया। एक पेरेंट जब ये बोले कि सपना पूरा हुआ है, आपने जब AIR रैंक 1 अपने रिजल्ट में आज देखा है, वो मोमेंट डिस्क्राइब कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? आई थिंक वो रिज़ल्ट की PDF आने के 2-3 मिनट पहले से मुझे बहुत सारे कॉल्स आने लगे थे, तो माई फ्रेंड्स स्टार्टेड कॉलिंग मी एंड इट वॉज अ वेरी हैप्पी मोमेंट। देखिए, इशिता के भाई ईशान भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। बहन को नंबर 1 रैंक मिल गई है, ऑल इंडिया रैंक। प्रेशर आपका ज़्यादा बढ़ गया है क्या इससे ईशान? नहीं, ये हमेशा से ही ब्रिलियंट रही है। शी इज़ अमेजिंग एंड इट्स वेल डिजर्व्ड। कैसी तैयारी करती थी बहन? बहुत मेहनत करी है इसने। बहुत मेहनत। कितने घंटे पढ़ती थी? ये बेहतर वही बता पाएगी। जी बिल्कुल। इशिता, अगर हम लोग आपकी तैयारी की अब बात करें, वो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम देने की कोशिश करी, वो लोग जो हिम्मत नहीं भी कर पाए, वो लोग जो नाकामयाब हो गए, असफल हो गए, उन सबको क्या आप बताएंगी, कैसे तैयारी करती थी? आई थिंक बहुत मेहनत लगी है एंड डे इन एंड डे आउट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड कीप ऑन स्टडिंग। सो आई फॉर्मुलेटेड द स्ट्रैटेजी फॉर माई सेल्फ एंड कैसे प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू सब मैनेज करना है, तो वो किया। इशिता, एक बड़ी खास बात ये भी पता चली है कि आपने 2 अटेम्प्ट्स इससे पहले भी दिए, दोनों में प्रीलिम्स नहीं निकला, लेकिन इस बार सीधे आप टॉपर बन गई हैं, AIR रैंक 1। आखिर ये जो सफ़र रहा, कैसे पहुँचे आप यहाँ तक? आई थिंक बहुत डिसहार्टनिंग तो था ही कि 2 बार प्रीलिम्स पहले स्टेज में ही हम बाहर हो जाएं और आउट हो जाएं, तो बहुत बुरा लगा था। बट वही है दैट यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ दैट डू यू रियली हैव द स्टैमिना फॉर वन मोर अटेम्प्ट एंड डू यू थिंक यू कैन डू बेटर। सो आई फेल्ट दैट आई हैड द स्टैमिना, आई हैड द स्किल्स, आई जस्ट हैड टू इवैल्यूएट वेयर आई वाज गोइंग रॉन्ग, सो आई डिड दैट। SRCC से आपकी पढ़ाई हुई है, कॉमर्स की पूरी पढ़ाई है, कॉमर्स का नंबर 1 कॉलेज वो माना जाता है, लेकिन आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमने देखे, पॉलिटिकल साइंस, आखिर ये क्या हुआ और कैसे हुआ? क्या वो स्कोरिंग ज़्यादा है? क्या कॉमर्स में स्कोरिंग की परेशानी थी, इंटरेस्ट ज़्यादा है, क्या कुछ? मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में था, बट मेरा पॉलिटिकल साइंस सिलेक्टिव भी था, तो थोड़ा सा एक्सपोजर था पॉलिटिकल साइंस से, मुझे आइडिया था। And when I was evaluating what should be the best optional for me, I felt that my strength was writing and the way I can inculcate the ideas of different people and especially international relations, क्योंकि उसमें contemporary issues रहते हैं, तो मुझे लगा मेरा इंटरेस्ट और मेरी स्ट्रेंथ यहाँ है। आई प्लेड ऑन माई स्ट्रेंथ्स एंड आई थिंक इट हैज़ वर्कड फॉर मी। ये भी कहा जाता है कि इस दौरान जब आप तैयारी करते हैं तो अपने आप को सोशल मीडिया से थोड़ा दूर करना पड़ता है, अपने आप को तमाम डिस्ट्रैक्शन से दूर करना पड़ता है। क्या आपको भी ऐसा कुछ करना पड़ा? क्या इसके साथ में आप जॉब भी कर रहे थे या फुल तैयारी 24 घंटे की जो तैयारी और जो स्केड्यूल है आपका यूपीएससी के लिए होता?
आई थिंक जॉब छोड़ के मैंने स्टार्ट किया था पहले तो, एंड 24 घंटे इसी पे फोकस रहता था कि कैसे मैं अर्नस्ट एंड यंग में जॉब कर रही थी। 2 साल मैंने वहाँ काम किया है रिस्क एनालिसिस में, और फिर मुझे लगा कि नहीं, पब्लिक सेक्टर और सिविल सर्विसेज में मेरा इंटरेस्ट है बचपन से ही। आई ग्रू अप in an Air Force family, and seeing how my father also served the country, I felt that service and duty is something that is very central to my upbringing. So I also wanted to serve my country and I chose civil services. And एक सिविल सर्वेंट रहते हुए वो क्या काम है, वो कौन सी दिशा है जो आप लेकर चल रही हैं अपने जहन में? आई थिंक जैसी रीच एक सिविल सर्वेंट की रहती है वो बहुत ज़्यादा है, और गवर्नेंस और डेवलपमेंट में वो बहुत काम कर सकते हैं। बट अगर कुछ पर्टिकुलरली कहूँ तो विमेन एम्पावरमेंट हैज़ बीन एन इशू दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड टुडे टॉप 4 गर्ल्स आर विमेन इन द सिविल सर्विसेज एग्जाम। विमेन आर विनिंग मेडल्स अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स। सो विमेन एम्पावरमेंट की आपने जैसे बात कही, क्या कुछ करना चाहते हैं उस क्षेत्र में? आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम अप अप्रोच रखना है, ग्रामीण लेवल से स्टार्ट करना है। जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वो हम बढ़ा सकते हैं, एंड राइट अप टू द कॉर्पोरेट सेक्टर विमेन हैव टू मूव अवे फ्रॉम द मिडिल मैनेजमेंट टू द टॉप मैनेजमेंट। और देखिए, गरिमा लोहिया यूपीएससी की सेकंड टॉपर हैं। गरिमा से हमारी सहयोगी रुबिका लियाकत ने बात की है। गरिमा ने कैसे इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, मंजिल को पाने में अड़चनें क्या आई, और जो लोग सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करना चाहते हैं वो किन बातों पर ध्यान दें, सभी बातें गरिमा ने एबीपी न्यूज को बताई। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और आज आपको एक बहुत 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 खास शख्स से मिलवाने वाले हैं। और ये वो शख्स है जिसे मिलकर माँ बाप को भी अच्छा लगेगा, वो बच्चे जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी बड़ा अच्छा लगेगा, घर के सारे रिश्तेदारों को बड़ा अच्छा लगेगा, जो प्रोफेशनल लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में सक्सेस का वो मंत्र क्या है वो भी जब मिलेंगे तो उनको भी बड़ा आनंद आएगा। दरअसल ये जो शख्स है यूपीएससी में, इस शख्स ने सेकंड पोजीशन पाई है। मतलब 11 लाख से ज़्यादा आवेदन थे, 5 लाख लोगों ने पहला जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है वो दिया, और उसके बाद जो आखिरी स्टेज थी वहाँ कुछ 2500 के आसपास लोग थे, और उनमें सबको पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंची है गरिमा लोहिया, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्टूडेंट है गरिमा, और दूसरा रैंक हासिल किया है, किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ाई की है। गरिमा, मैं आपको सुपर वुमनिया कहूँगी आज, बहुत सारी मुबारकबाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये जो ईयर टू ईयर आपकी मुस्कान है जिसमें 32 आपकी दिखाई दे रही है, इसके पीछे तो बहुत मेहनत लगी होगी तब जाकर ये मुस्कान आई है। वो मेहनत अगर मुझे सिलसिलेवार तरीके से गिना पाए आप, तो सबसे बड़ी चीज़ जो आप इन दिनों कर रही थी और एग्ज़ाम से पहले, उसके अलावा कुछ और नहीं? जी, तो 2020 में मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की और तब से मैंने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की है, रोज़ पढ़ाई की है, भले ही 4 घंटे क्यों ना हो पर रोज़ पढ़ाई की है, और उसी का फल है कि आज ये रिज़ल्ट मुझे देखने को मिला। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने उम्मीद क्या की थी यूपीएससी में गरिमा लोहिया का लिस्ट में नाम कहाँ आएगा? मैम बस उम्मीद थी और चाहती थी, बहुत ज़्यादा प्रेयर्स थी कि लिस्ट में बस नाम आ जाए, पर इतना आगे नाम आएगा ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। और बहुत बार मैंने अपना रिज़ल्ट चेक किया, बहुत सारे फ्रेंड्स को बोला कि तुम लोग प्लीज़ मेरा रिज़ल्ट दोबारा से चेक करो, और अभी तक ये चीज़ सिंक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और विश्वास होने में भी तो बहुत टाइम लगेगा। अरे गरिमा, पूरा देश सुन रहा है आपको, दूसरे नंबर पर आई है आपने, यूपीएससी क्लियर कर लिया है। अब और क्या क्या आपको कहें कि इससे यकीन हो जाएगा? जी, थैंक यू सो मच। आई फील आई एम एक्सट्रीमली लकी, एक्सट्रीमली ब्लेस्ड। अच्छा, लेकिन तीनों में से सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या था? वो प्रिलिमिनरी टेस्ट था, या फिर मेंस था, या फिर इंटरव्यू था? मैम आई थिंक हर स्टेज के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, और कोई किसी स्टेज में स्ट्रांग होता है, किसी स्टेज में वीक। मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम था, और अभी भी मुझे उस एग्ज़ाम से बहुत डर लगता है। इनफैक्ट अभी संडे को नेक्स्ट प्रीलिम्स होने वाला है, तो आई थिंक मेरे लिए तो सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज प्रीलिम्स रहा है। और ऐसा क्यों, क्या वजह है?
प्रीलिम्स में थोड़ी श्योरिटी कम रहती है मेरे हिसाब से एज़ कम्पेयर टू मेंस, जिसमें आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, लिखने होते हैं। उसकी तैयारी थोड़ी खुद में बहुत एनरिचिंग है, आप नई नई चीज़ें पढ़ते हैं रोज़, बट प्रीलिम्स थोड़ा अनश्योर होता है मेरे हिसाब से। अच्छा, और इंटरव्यू कैसा था आपका? वर यू नर्वस? इंटरव्यू आई थिंक इज़ मोर ऑफ योर टेस्ट योर पर्सनैलिटी। तो स्टार्टिंग में तो बहुत कोशिश की थी कि नर्वस नहीं होना है। इनफैक्ट जब रूम के बाहर बैठी थी तो भी सोच करके जा रही थी अंदर कि नर्वस नहीं होना है, बट थोड़ा स्टार्टिंग के 2-3 मिनट नर्वसनेस नॉर्मल है, बट उसके बाद आई वॉज नॉट नर्वस। अच्छा, ऐसा कोई था सवाल जिसके लिए आपने सच में प्रिपेयर नहीं किया था और उसका जो जवाब दिया तो फिर बाहर निकल के सोचा वाह गरिमा, मतलब इतना शानदार जवाब दे आई, खुद से ऐसी बात बोली हो? जी मैम, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे मुझे लगा नहीं था और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते अपने सारे क्वेश्चंस, बट कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे करके मुझे उस समय ही फील हुआ कि हाँ अच्छा है, बट कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको हमेशा फील होंगे कि यू कुड हैव डन बेटर। तो वो चीज़ें लास्ट मोमेंट तक रहती है और आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्टली कि आपका पेपर कैसा गया या आपका इंटरव्यू कैसा हुआ। और अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं एकदम स्पेसिफिकली वो सवाल पूछ सकती हूँ कि कौन सा वो सवाल पूछा गया और उस पर जवाब क्या था गरिमा का? जैसे मुझसे मैम पूछा गया कि आप तो दिल्ली में रही हैं 3 साल, तो आपने कभी दिल्ली हाट विज़िट किया होगा? तो मैंने उस समय कहा कि हाँ, क्योंकि मैं तो दिल्ली हाट काफ़ी बार गई। पर फिर उन्होंने पूछा कि दिल्ली हाट का आपको इम्पोर्टेंस क्या लगता है, कि कुछ इम्पोर्टेंस है भी या ऐसे ही? तो उस समय मैंने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि मुझे लगता है कि हमारे मल्टी कल्चरल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सब जगह की क्यूजीन मिलेगी, सब जगह के कपड़े मिलेंगे, सब जगह का टॉय मिलेगा, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है उसके वजह से। तो वो देखकर मुझे लगा कि हाँ, एक्चुअली मैं दिल्ली हाट जा करके मैंने ये फील किया। अच्छा, मैं सच में इम्प्रेस हो गई। हाँ, और दिल्ली हाट को इस तरीके से भी देखा जा सकता है, मतलब नाम तो उसका दिल्ली हाट है, देश की राजधानी में है, लेकिन वो देश के हर एक राज्य को लेकर समेटे हुए हैं। अच्छा, वैसे दिल्ली हाट में जाकर आपने लिट्टी चोखा खाया है कि नहीं खाया है कभी? जी जी, ज़रूर खाया है। मैं दिल्ली में जहाँ भी जाती थी मैं एक लिट्टी चोखा का स्पॉट ज़रूर ढूंढती थी और मेरा तो बहुत ही पसंदीदा है, तो हाँ, मैंने तो वहाँ ज़रूर खाया है। अच्छा, बट अब आप क्या करने वाली हैं? आपके पास तो ऑप्शन है भाई, सेकंड पोजीशन आई है, अब तो आप चूज करेंगे, डिसाइड करेंगे, कोई आपकी झोली में कुछ नहीं डालने वाला है। तो वो IFS होगा, IPS होगा कि IAS होगा? जी मैम, IAS मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था इस एग्ज़ाम में, तो IAS ही होगा। अच्छा, और अब एक चीज़ जो आपने सोच रखी है कि अब हिंदुस्तान के लिए ये छोटा काम जो है मुझे करना ही है ताकि बड़े लेवल पर पहुंचा जाए। जी मैम, हमेशा से मेरा इंटरेस्ट और हमेशा से मेरा यही रहा है कि मैं महिला सशक्तिकरण के फील्ड में कुछ कर पाऊँ, और इसके लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ट्रेनिंग में भी मुझे पूरा इस लायक बनाया जाएगा। मैं खुद से भी जो कर पाऊँ इस फील्ड में मैं अपना जितना योगदान देना चाहूँगी मैं ज़रूर करना चाहूँगी। एंड आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। महिला सशक्तिकरण के लिए आप जब बुलाएंगे ABP न्यूज़ आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। कभी ऐसा होता था कि आप किताब उठाकर पटक देती थी, कभी चिड़चिड़ापन लाइफ में ऐसे लो हो जाती थी कि यार छोड़ दे, अब नहीं हो सकता है? क्योंकि ज़्यादातर हम लोग मोटिवेशनल बातें तो निकलवा लेते हैं, मोटिवेशनल बातें भी कह देते हैं, पर वो जो ज़िंदगी का सबसे लो होता है ना, वो हर किसी के साथ होता है। वो मेरे साथ भी होता है, वो आपके साथ भी होता होगा, वो हो सकता है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत के साथ भी होता हो। तो ऐसे पल आते थे जब आपको लगता था इनफ इज़ इनफ, अब नहीं हो सकता, छोड़ दो यार? जी मैम, आई थिंक सब एस्पिरेंट की लाइफ में ऐसा टाइम आता ही है। लास्ट ईयर मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो उस समय आई थिंक 20 डेज तक यही फेज चला था कि क्यों स्टार्ट कर दिया, इससे अच्छा कुछ और कर लेते। बट इतने सारे लो फेज के बाद भी आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते, अगले दिन कैसे पढ़ने बैठते, ऑल दैट दिस इज़ ऑल विच विल मेक द डिफरेंस फॉर यू। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आप हर रोज़ पढ़ती थी, ये जो कंसिस्टेंसी आपने इसको नहीं छोड़ा है, लेकिन वो तमाम एस्पिरेंट्स जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आप उनके लिए वो कुंजी होंगी, है ना, वो कि भाई ये हमें बता सकती हैं। तो क्या गरिमा वो मुझे 5 बड़ी बातें बता सकती है जो एस्पिरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनको ये करना ही करना चाहिए?
एंड देन डोंट्स ऑल्सो कि ये तो कतई ना करे, पहले 5 जो करना है। जी मैम, अगर मैं डूज की बात करूँ मैम, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने रिसोर्सेज को फिक्स कर ले। फॉर एवरी सब्जेक्ट यू शुड हैव बेसिक मिनिमम रिसोर्स, और वो आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना है, और उसके बाद अपने रिसोर्सेज पर स्टिक करना है। बहुत सारे नए बुक्स मिलते हैं मार्केट में, बहुत मन करेगा ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, बट स्टिक टू योर रिसोर्स। सेकेंड, आप एक टाइम टेबल बनाएं और अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ें। इवन इफ आपका बहुत बुरा दिन है फिर भी आप 2 घंटे ही पढ़े, लेकिन आप रोज़ पढ़ाई करें। अपने रूटीन की तरह इसको बना ले कि आपको रोज़ पढ़ाई करना है। आप अपना एक कंफर्ट जोन चुन ले कि आपको जिस दिन लो फील हो रहा है तो आपके कौन वो फ्रेंड्स है जो आपको मोटिवेट करते हैं, कौन से फैमिली मेम्बर्स है जो आपको मोटिवेट करते हैं। आप उनसे हमेशा कांस्टेंट टच में रहें, अपने आप को टेस्ट करते रहें। इस एग्ज़ाम में बहुत डाइग्रेस होने की अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि डिमांड कुछ और है, आप पढ़ कुछ और रहें, तो हमेशा अपने आप को टाइम टू टाइम टेस्ट करते रहें, और एक अच्छा मेंटोर आपके लाइफ में होना ज़रूरी है। और अगर मैं डोंट्स की बात करूँ तो जो नहीं करना है इस एग्ज़ाम में वो है बुक्स बटोरना, कि मैं ये भी पढ़ लेती हूँ वो भी पढ़ लेती हूँ, ऑनलाइन हर रिसोर्स को पढ़ रहे हैं, हर यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वो नहीं करना है। और ऐसा नहीं कि एक दिन 16 घंटे पढ़ रहे हैं, अपने आप को पूरा ड्रेन कर लिया, अगले दिन कुछ भी नहीं पढ़े, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। और एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लेना है, इसको अपना लाइफ का सब कुछ नहीं बनाना है। अरे वाह, बहुत ही शानदार। मतलब आपने कम शब्दों में बेसिक्स बता दिए, और ये बेसिक जो हैं वो सबसे ज़्यादा कहते हैं ना मजबूत पिलर की तरह एस्पिरेंट्स के लिए काम कर सकते हैं। आपका मेंटोर कौन था? जैसे आपने कहा मेरे वो दिमाग की बत्ती जली, क्या अरे हाँ ये भी तो पूछना है, गरिमा का मेंटोर कौन था? हाँ जी मैम, तो घर पे तो मेरी मम्मी ही मेरी मेंटोर थी, और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने पिछले बार क्वालिफाई करा था, उनके पहले क्वालिफाई करा था, तो उनसे मैं कांस्टेंट टच में रहती थी, और कुछ भी डाउट्स होते थे तो मैं उनसे हमेशा ज़रूर पूछा करती थी। अच्छा, बस अब मुझे गरिमा ये बताइए कि आज मम्मा आपकी कोई ख़ास पकवान बनाने वाली हैं कि मोमोज से काम चलाएंगी? जी आज आप मेरी मम्मा से ही पूछिए कि आज वो मेरे लिए क्या बनाएंगी। और मैम हेलो, सबसे पहले तो आपको खूब सारी मुबारकबाद, और पूरे देश की तरफ से आपको नमन भी है, आपको नमस्कार भी है, सलाम भी है कि आपने इतनी प्यारी और इतनी होनहार बच्ची अकेले अपने बूते अपने दम पर उसकी परवरिश की है कि आज नाम रोशन किया है। जी अब मुझे ये बताइए कि हाँ वो अच्छा वो मुझे सुन पा रही हैं कि नहीं? नहीं मैम, सुनाई नहीं। एक काम करते ना गरिमा, अब आप रोबिका लियाकत बन जाइए कुछ देर के लिए, यानी एक एंकर की भूमिका में आ जाइए और उनसे इंटरव्यू कर लीजिए। तो 2-3 सवाल मेरी तरफ से। गरिमा लोहिया को आप इस पोजीशन पर देखकर आज कैसा फील कर रही हैं, पूछिए। आप अपनी बेटी को इस पोजीशन में देख करके आप कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा मैम, बहुत खुशी हो रही है आज हमें। अच्छा, अब ये बताइए आज आप क्या बनाने वाली हैं अपनी गरिमा के लिए? आज आप क्या बनाने वाली हैं? आज जो इसकी मनपसंद जो ये कहेगी वो आज वो बनेगा। अच्छा ये बताइए गरिमा आपको सताती थी या नहीं सताती थी? पूछिए गरिमा। सताती थी कि नहीं? कभी 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 कभी। और कैसे सताती थी? ऐसा कहती थी नहीं पढ़ूंगी? और कैसे सताती थी? खाना को लेकर, खाना ऐसे पसंद जल्दी नहीं आता था। नहीं, पर ये अच्छा लग रहा है गरिमा, आप कंफ्यूज ना हो, आप सवाल पूछते हुए अच्छी लग रही हैं अपनी माँ से। अब ये बताइए कि बेटी ने आपको इतना शानदार तोहफा दिया है, अब ये बताइए आप तोहफे में गरिमा को क्या देने वाली हैं? गरिमा, ये मैं आपके फेवर वाला सवाल पूछ रही हूँ, जल्दी पूछ लीजिए। तोहफे में गरिमा को क्या देने वाली है? इसको जो चाहिए बताएगी खुद। जो चाहिए सब देगी। तो आपको क्या चाहिए गरिमा अपनी माँ से? अब मम्मी का ब्लेसिंग्स बहुत है मेरे लिए, और बाकी तो धीरे धीरे सोच कर डिसाइड कर अपना वन टाइम अपॉर्चुनिटी है तो अच्छे से अपने लिए गिफ्ट चूज कर जरूर करूंगी।
ऑल द बेस्ट टू यू। मैम को खूब सारा प्यार और आपको खूब सारी गुड विशेस। ऑल द बेस्ट टू यू गरिमा। आपकी हर मन्नत, हर दुआ जो है हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए लगातार हमारी तरफ से मिलती रहेगी। ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है और बेटियां शानदार परफॉर्मेंस देती हुई इस एग्जामिनेशन में नजर आई हैं और ऐसी ही एक टॉपर बिटिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, स्वाति। स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मेनी कांग्रेचुलेशंस, बहुत मुबारकबाद आपको। 15वीं रैंक आई है आपकी। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्या सब्जेक्ट था मेंस में? क्या सब्जेक्ट था मेंस में? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था। कैसे तैयारी की ये बताइए जरा। मैंने अपनी तैयारी 2019 से स्टार्ट की थी, तो एक साल मैंने दिल्ली में रह के तैयारी की है और फिर 2020 से अब तक मैंने अपने घर में रह के तैयारी की है। सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ता था क्योंकि मेरा मेंस का सेंटर दिल्ली मिलता था मुझे। बाकी मैंने अपने घर में रहकर ही तैयारी की है। तो जब रिजल्ट आया, सबसे पहले आपको किसने बताया रिजल्ट के बारे में, या आपने खुद चेक किया? और परिवार में किस तरीके के रिएक्शंस मिले आपको, जरा बताइए उस बारे में भी। 18th मेरे को लास्ट इंटरव्यू खत्म हुए थे, तो उस दिन से ये था कि कभी भी रिजल्ट आ सकता है, तो कॉन्स्टेंटली चेक कर रहे थे। वैसे 22 मई डेट सामने आ रहा था, लेकिन जब कल नहीं आया तो ये कंफर्म था कि आज आ ही जाएगा। तो ऑलमोस्ट सुबह से ही मैं बार बार टेलीग्राम और यूपीएससी का वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर रही थी। ऑलमोस्ट 1:30 पे रिजल्ट आया है और जैसे ही मैंने देखा है, मेरी कज़न ने मुझे फर्स्ट टाइम पीडीएफ भेजा है मेरे देखने से पहले। उसने मुझे बताया कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 15 आई है, तो जायज़ बात है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फैमिली बहुत खुश है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सबको खुश देख के, सबके फेसेस में वो प्राउड फीलिंग देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये सपना था किसका कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है? आपका सपना था, परिवार का सपना था? और किस उम्र से ये सपना आपने देखना शुरू किया? बेसिकली ये सपना मेरे पापा का था पहला, तो ये सपना उन्होंने देखा, फिर उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ये चीज़ करनी है। तो मैंने रिसर्च अपने लेवल पे करना चालू किया कि कैसे करना है, क्या करना है। तो फिर मैंने अपना सपना, उनका सपना अपना सपना बना लिया, ताकि एक दिन मैं उन्हें प्राउड फील करा सकूं, क्योंकि माँ बाप सब हमेशा बच्चों के लिए करते हैं। तो मैं चाहती थी मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूं, कि उन्हें देख के कोई बोले कि हाँ वो स्वाति के माता पिता है। तो फिर मैंने आगे अपनी तैयारी और मेहनत की। और अब जब पापा की परी ने पापा का सपना पूरा कर दिया है, तो पापा का रिएक्शन कैसा था, जरा ये भी बताइए। जी, पापा बहुत खुश हैं। पापा इस टाइम घर पर नहीं है, वो मैहर में है, वहाँ उनका काम है, तो वहीं रहते हैं। तो उनका रिएक्शन, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने पहले पूछते थे, लेकिन 2-3 से उन्होंने पूछना बंद कर दिया। तो मैंने उनसे कल ही बोला था कि आप पूछ नहीं रहे हो रिजल्ट का, तो उन्होंने बोला मैं नहीं पूछूंगा, अब तुम खुद खुशखबरी के साथ मुझे फ़ोन करना। तो मैंने सबसे पहले उनको फ़ोन किया और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, ऑब्वियसली वो बहुत प्राउड हैं और आज बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। अच्छा स्वाति, जो कहा जाता है कि यूपीएससी मतलब इधर उधर बिल्कुल कुछ और देखना ही नहीं है, फोकस जो है वो अपना एग्जामिनेशन पर ही रखना है और लगन के साथ पढ़ना है, तो आप मंत्र क्या देंगी? यूपीएससी अगर क्रैक करना है तो फिर कैसे तैयारी की जाए? मेरे तरफ से अगर मंत्र बोला जाए, एक तो हार्डवर्क और पेशेंस, क्योंकि यूपीएससी पेशेंस बहुत ज़्यादा डिमांड करता है हर स्टेज में, चाहे प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। आपको पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एंशियस हो जाएंगे, परेशान होने लगेंगे, तो ये जर्नी और कठिन लगने लगेगी एक तरह से आपको। तो आपको अपना संतुलन बना के रखना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपनी तैयारी पर ट्रस्ट करना है और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, गृहमंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ये सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे।
इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है, जिसकी आपको सूचना देने के लिए आज मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। इस अवसर पर एक ऐतिहासिक घटना पुनरावर्तित हो रही है, एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित भी हो रही है। अभी स्क्रीन पर आप एक सुंदर वस्तु को देख रहे हैं, राजसी लगती है वस्तु, इसके पीछे युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा छिपी है। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस शब्द का अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। आज मैं आप सभी को इसको साझा करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं। यह एक हमारी बहुत पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई प्रथा है, जिसकी गहरी जड़ें देश की परंपराओं में समाहित है। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ लक्ष्य तय किए थे, उसमें एक लक्ष्य हमारी ऐतिहासिक परंपराओं का सम्मान और उसका पुनर्जागरण भी था। ये सेंगोल उसी लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए आज मैं आपके सामने इसकी इंफॉर्मेशन को लेकर आया हूं। ये घटना जुड़ी है आजादी की क्षण के साथ। 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और अनोखी घटना ने आकार लिया था, जिसकी 75 साल के बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को जानकारी नहीं है। यह सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। अब मैं थोड़ा इस घटना के बाद में आपको बताऊंगा। 14 अगस्त 1947 की रात को लगभग 10:45 पर पंडित जवाहरलाल जी के ने विशेष रूप से तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार किया था। उन्होंने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पूर्ण विधि विधान के साथ स्वीकार किया था। पंडित नेहरू ने 14 अगस्त की रात को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल स्वीकार कर सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को एक प्रकार से पूरा किया था, जिनमें श्री राजेंद्र प्रसाद भी थे, जो बाद में हमारे राष्ट्रपति बने। ये घटना क्यों और कैसे हुई, हम सब जानते हैं कि सन 47 में भारत को आजादी देने का जब निर्णय हुआ, तब लॉर्ड माउंटबेटन को ये प्रक्रिया को निर्विघ्न समाप्त करने के लिए भारत के वाइसरॉय बनाकर भेजा गया। जब ये प्रक्रिया करने का समय आया, तब लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि इंग्लैंड से आते थे, इनको हमारी सांस्कृतिक और पारंपरिक
व्यवस्थाओं की जानकारी नहीं थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ये प्रश्न किया कि ब्रिटिश से भारतीयों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में कौन सा विशिष्ट परंपरागत समारोह का आयोजन किया जाना चाहिए। पंडित जी भी कंफ्यूज थे। उन्होंने थोड़ा समय मांगा और कहा कि मैं साथियों से चर्चा कर आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने चर्चा करने के लिए अपनी पसंदगी बहुत अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, दार्शनिक, भारतीय परंपराओं के जानकार, इतिहास के मर्मज्ञ ऐसे विद्वान सी राजगोपालाचारी पर नियुक्त की, जिनको हम राजा जी के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये बात को राजा जी के सामने रखा। राजा जी ने अनेक पुराने ग्रंथों का अभ्यास कर, अनेक प्रक्रियाओं को स्टडी कर साम्राज्यों के समय में सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया का एक सटीक इतिहास रेखांकित कर इस सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया और पंडित नेहरू को बताया कि हमारे यहां हमारी परंपरा में इस सेंगोल के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को अधिकृत किया गया है। और इस प्रकार ये प्रक्रिया तय हुई और पंडित नेहरू ने पवित्र सेंगोल को तमिलनाडु के अधिनियम से स्वीकार कर अंग्रेजों से भारतीयों के हाथ में सत्ता के हस्तांतरण को आकार दिया। वही क्षण था जब पंडित नेहरू ने सेंगोल को स्वीकार किया, जब हम जिसको स्वतंत्रता कहते हैं इसका सटीक क्षण था। इस अनुष्ठान का उद्देश्य इस तथ्य का स्वीकारीकरण है कि भारत में विदेशी शासन भारत के लोगों के पास एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया से आई जो प्राचीन और भारत की सुदृढ़ परंपरा है। पंडित नेहरू ने इस अनुष्ठान के संपादन के लिए दक्षिण के मठाधिपति को स्वीकार कर आगे चले, जिससे पता चलता है कि उनका उद्देश्य भारत की भावात्मक एकता और आध्यात्मिक एकीकरण का था। सेंगोल के अर्थ और इतिहास में थोड़े डिटेल में जाते हैं तो सेंगोल का अर्थ बड़ा गहरा है। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से बना गया है। इसकी व्युत्पत्ति सेम्मई से आती है, जिसका अर्थ और भाव नीति परायणता से है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा ये सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है। गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है। और ये जो सेंगोल है वो चोला साम्राज्य के समय से, मतलब 8वीं शताब्दी से चली आ रही हमारी अपनी भारतीय सभ्यतागत प्रथा का एक अनुसरण करने के लिए ये प्रथा को बना दिया गया था। आप सभी जानते हैं चोला साम्राज्य सदियों से हमारे उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य रहा, जिसने 21 राजाओं ने बड़े लंबे अरसे तक 800 साल से ज्यादा समय तक इस देश के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंगोल जिसको प्राप्त होता है, इसके पास से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन की अपेक्षा रखी जाती है और एक प्रकार से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन करने का आदेश उसको मिलता है, जिसे तमिल में आणई कहते हैं। और इस सेंगोल को प्राप्त करने की घटना को आजादी के समय विश्व भर के मीडिया ने इसका जिक्र भी किया है, इस पर वृत्तांत भी प्रकट किए हैं। टाइम मैगजीन ने बहुत ज्यादा ग्राफिक्स के साथ इसको रिपोर्ट किया। भारत के भी सभी अखबारों ने इसको यथोचित सम्मान दिया था। आप
सेंगोल की वेबसाइट पर मीडिया रिपोर्ट की एक फिल्म भी बाद में देख सकते हैं। 1947 अगस्त के बाद सेंगोल सबकी आंखों से ओझल हो गया, इसको भुला दिया गया, मगर एक विद्वान और पूजनीय सम्माननीय व्यक्ति ने इसको आजादी के 31 साल के बाद 15 अगस्त 78 को परमाचार्य श्री चंद्रशेखर सरस्वती स्वामीगल ने अपने अनुयायी डॉक्टर B.R. सुब्रमण्यम को सेंगोल वृत्तांत का वर्णन किया, जिसको डॉक्टर सुब्रमण्यम ने अपनी किताबों में उचित स्थान देकर उल्लेखित किया है। तमिल मीडिया ने भी परमाचार्य की चर्चा को प्रमुखता से जगह दी और उसे जीवित रखा है। हम सब परमाचार्य के इसके लिए कृतज्ञ हैं। दिलचस्पी की बातें हैं कि तमिलनाडु सरकार ने भी इस भूमिका को गर्व के साथ प्रकाशित किया है। यह 2021-22 का HR&CE पॉलिसी नोट जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें दर्ज है। इस पर पैरा 24 में इसकी प्रक्रिया को ढंग के साथ वर्णित किया गया है। हमारी सरकार का मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनियम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय परंपराओं से जुड़ने का एक विरल और महान क्षण होगा। नए भारत को हमारी परंपराओं के साथ, हमारे इतिहास के साथ और हमारे अध्यात्म के साथ उसी क्षण से एक नया अनुसंधान होगा। सेंगोल की स्थापना 1947 की भावनाओं को फिर से एक बार अविस्मरणीय बनाएगी। यह सेंगोल जो है असीम आशाएं, अनंत संभावनाएं और एक मजबूत, स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का संकल्प है। यह अमृतकाल का प्रतिबिंब होगा जो भारत को अपने विश्व में यथोचित स्थान ग्रहण के लिए गौरवशाली क्षण का साक्षी बनेगा। यह ऐतिहासिक योजना अधिनियम के अध्यक्षों से विचार विमर्श कर बनाई गई है। यह सभी 20 अधिनियम के अध्यक्ष इस शुभ अवसर पर उपस्थित रहेंगे, जो प्रधानमंत्री जी को सेंगोल अर्पण करेंगे और इस पवित्र अनुष्ठान की पुनःस्मृति में अपना आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और एक बहुत हर्ष की बात है कि 14 अगस्त 1947 की प्रक्रिया में जो स्वयं उपस्थित थे वो 96 साल के मुम्मिडी बंगारू चेट्टी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं। उनका आशीर्वाद भी इस कार्यक्रम को मिलेगा। यह घटना का दूरदर्शन और दी हुई लिंक से सभी मीडिया के माध्यमों से जीवंत प्रसारण देश भर के दर्शकों के लिए, नागरिकों के लिए भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने के लिए, वेबसाइट लॉन्च करने के लिए। अब सेंगोल से जुड़ी तमाम जानकारियां आप मीडिया बंधुओं के साथ भी साझा की जाएंगी। आप मीडिया बंधुओं को उपलब्ध कराई जाएगी जानकारी में सेंगोल के बारे में प्रेस विज्ञप्ति, मीडिया डॉकेट, पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यानी FAQs। इसके अलावा सेंगोल के आदिनमों और स्वर्णकार श्री मुम्मिडी जी के प्रवास की जानकारी भी दिल्ली के बारे में वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और आज की इस प्रेस वार्ता में माननीय गृह मंत्री जी द्वारा सेंगोल के बारे में शुरुआती जानकारी साझा करने के बाद अब आप मीडिया बंधुओं से कुछ सवालों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूं पत्र एवं सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक श्री राजेश मल्होत्रा जी को।
एक सेकंड, पहले मेरा निवेदन है कि इसी प्रक्रिया के बारे में ही सवाल करिए। मैं नहीं चाहता कि कोई राजनीतिक बात आज के महत्वपूर्ण प्रसंग में आए। मैं आपको मिलता ही रहता हूं। 100 नंबर 100 नंबर इधर फ्रंट पे। हाँ, Amiji, Vanakkam. Dinamalar Venkatraman from Dinamalar. You made very elaborate details about the Sengol. It's not only from Chola kingdom, it's the rulers of Tamil Nadu, Pandya, Chola Pandya, everybody was using the Sengol when transits of power. And also indicate how a king has to rule the country, which indicates to the people of the entire southern India. Now, the southern India people have shut the door for the BJP for the. चलिए मैं समझ गया, हो गया आपका सवाल। नेक्स्ट। और सर आपका कोई रिएक्शन नहीं है क्या सर? चलिए, मैंने कहा ना आज राजनीति की चर्चा नहीं करनी है भाई। आप इतना सुनकर भी इतने सन्नीय पत्रकार होकर करते हैं। सर, आपने जिस तरह से बताया कि 1947 में पंडित नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने पवित्र सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया था, अब 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी को देश के सामने रखेंगे। गर्व का क्षण होगा और इस क्षण पर सभी को गर्वान्वित होना चाहिए, सबको उपस्थित रहना चाहिए, पूरे देश को भावनाओं के साथ, और जो सांसद हैं या वहां पर रहना चाहिए उपस्थित, इस क्षण को देश के सामने अपने आप को भावना प्रकट करने के लिए। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। 90 सर, ये वही सिंगोल है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिया था या नया बना है? और अगर नया है तो पुराना वाला कहाँ है? यही सिंगोल है जो जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था जी। 69 सर, जैसा आपने कहा कि यही सिंगोल है जो 1947 में दिया गया था, लेकिन ये अब तक था कहाँ और क्या पिछली सरकारों ने इसको खोजने की कोशिश किया या फिर पार्लियामेंट में लाने की कोई भी कोशिश की? इलाहाबाद के संग्रहालय में था, वहां स्थित था, उसको वहां से यहां लाया गया है। 125 गृहमंत्री जी नमस्कार। मेरा सवाल यह है सर, जो पूरी प्रक्रिया दिखाई गई, जो वीडियो भी दिखाया गया, इसमें पूरी जानकारी मिली है कि कैसे ये इसका ऐतिहासिक महत्व है और कैसे इसको प्राप्त किया गया। तमिलनाडु के लोग आए, उन्होंने ये दिया, सत्ता हस्तांतरण हुआ। तो जब ये पहली बार विचार हुआ आप इसको लाएंगे और इस तरीके से इसकी कल्पना पृष्ठभूमि जो रही, ये पहली बार विचार कब आया और कैसे इसको लागू किया जाए, ये क्या कल्पना रही, इसके पीछे प्रधानमंत्री जी क्या सोच रहे हैं? ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद, जैसा मैंने बात बताया, प्रधानमंत्री जी ने पूरे रिसर्च करने के ऑर्डर दिए और जब रिसर्च कर पूरी चीज तथ्य के साथ सामने आई, तब ये उचित माना गया कि जब संसद के नए भवन का निर्माण भी हो चुका है और उसका समर्पण भी हो रहा है राष्ट्र को, तो उसी वक्त उसको सम्मान के साथ हमारे लोकतंत्र के मंदिर में प्रस्तापित किया जाए। सर नमस्कार, मैं आमिर हूं न्यूज नेशन से। सवाल ये है कि आपने जैसे कहा कि देश से इसको छुपाया गया, इसके बारे में बताया नहीं गया। मैंने ऐसा नहीं कहा, देश को जानकारी नहीं है ऐसा कहा गया। छुपाया गया आपका शब्द है, आगे बोलिए। सर मैं इधर 256 सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसको पुनर्स्थापित करने के पीछे क्या लक्ष्य है, और क्योंकि देश ने इतनी बड़ी परंपरा से अब तक अछूता रहा है, तो ये जन जन तक पहुंचे, तो इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, लक्ष्य बहुत स्पष्ट उस वक्त भी था और आज भी स्पष्ट है। सत्ता का हस्तांतरण सिर्फ हाथ मिलाने से और एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से नहीं होता है। सत्ता का हस्तांतरण तब होता है जब
सत्ता यहाँ की परंपराओं से चलेगी, यहाँ की परंपराओं के साथ जुड़ी रहेगी और हमारी संस्कृति के आधार पर इसके मूल ढांचे पर नई आधुनिक जरूरियातों को ध्यान में रखते हुए चलेगी। तो ये सेंगोल का नए संसद भवन में स्थापन इसी बात का द्योतक है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने उस वक्त 14 अगस्त को महसूस की थी। 4 नंबर लास्ट क्वेश्चन। सर आमोद हूँ TV 9 भारतवर्ष से। एक जो संगोल के हस्तांतरण की प्रक्रिया थी और इसको ले जाकर म्यूजियम में रख दिया गया था, अब इसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश जो की जा रही है, लेकिन इसको पुनर्स्थापित करने से क्या आपको लगता है कि जो इसको एक नया लोगों को जानने का मौका मिलेगा संगोल के बारे में, और जो अभी आज के डेट में राजनीति की जा रही है संसद भवन को लेकर, उसको थोड़ा कम बल मिलेगा इससे? देखिए, सेंगोल को किसी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। यह एक भाव का प्रतीक है कि शासन न्यायपूर्ण तरीके से चले, नीति के अनुसार चले और कर्तव्य के रास्ते पर चले। और वो संसद में सेंगोल को स्थापित करने से हमेशा ये संदेश हमारे लोकतंत्र के लिए समग्र जनता में और जनता के प्रतिनिधियों के बीच में जाना है। ये इसके पीछे भाव है। राजनीति अपनी जगह पे चलती रहती है। गृहमंत्री जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल भी है कि जब संगोल को वैदिक रीति रिवाज के हिसाब से स्थापित किया जाएगा, प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन करने पर विपक्ष इतना विरोध कर रहा है, तो इसको स्थापित करने पे कैसा माहौल होगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उद्घाटन करने को लेकर जब विपक्ष बायकॉट कर रहा है इस कार्यक्रम का, तो जब आप इसे वैदिक रीति रिवाज के हिसाब से स्थापित करेंगे तब कैसा हाल होगा? नहीं, इसमें मैंने पहले ही किया कि राजनीति को इसके साथ मत जोड़िए। एक बड़ी भावात्मक प्रक्रिया हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की, इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं।